अल्टरनेटर। अल्टरनेट का काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। हाँ, सिद्धांत बताओ। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नंबर 3, जो अल्टरनेटर होता है ना, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? मुख्य है बताने पहले। स्टेटर, रोटर। स्टेटर जो स्थिर रहता है, रोटर घूमने वाला। ठीक है, स्टेटर के बारे में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा फटाफट करेंगे, ज्यादा देर नहीं लगानी इसके ऊपर। ठीक है, जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? किसका बना होता है? बड़ी मशीनों में किसका होता है? कास्ट स्टील का। अंदर क्या होती है इसके? कोर। क्या होती है? कोर। कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। क्या दूर होता है सिलिकॉन स्टील यूज करके? हिस्टेरेसिस लॉस दूर हो जाते हैं, लोह हानि भी बोल सकते हैं, दूर हो जाते हैं। उसके बाद इसमें क्या बनाए जाते हैं? ये स्लॉट्स। क्या बनाए जाते हैं? स्लॉट्स कितने तरीके के होते हैं? ओपन, कम स्पीड वाले में, सेमी, हाई स्पीड वाले में, क्लोज, फुली क्लोज, स्पेशल केसेस में। ठीक है, उसमें आसान है वाइंडिंग करना, वाइंडिंग करना इसमें भी आसान है, इसमें थोड़ी ही मुश्किल है क्लोज वाले में। ठीक है, ये स्लॉट्स होते हैं इसके अंदर। इसमें हम और जो वाइंडिंग यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है? हमारी कॉपर की। ठीक है, रोटर हमारे कितने तरीके के होते हैं? 2। रोटर कौन सा होता है? जो घूमने वाला पार्ट होता है, स्टेटर के अंदर स्थिर होता है। ठीक है, कितने तरह के होते हैं? सैलिएंट टाइप, सैलिएंट टाइप। स्पीड क्या होती है इनकी? अगर स्पीड कम होगी तो पोलों की संख्या क्या होगी? किससे अधिक रखते हैं? 6 से अधिक। सिलेंड्रिकल में स्पीड अधिक। अगर स्पीड अधिक है तो पोलों की संख्या 2 से 4 रख लेते हैं इसमें। ठीक है, 2 से 4। अच्छा, सैलिएंट टाइप कहां पर यूज होते हैं ये? हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, इसमें इस तरह से उभरा हुआ होता है ऊपर की ओर, कम स्पीड वाले में ऐसे होते हैं ये। ठीक है, ये कहां पर यूज होते हैं? स्टीम पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन इनमें से कंफर्म आता है कदा? अगर आएगा तो इससे रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं, 4-4, 5-5 पॉइंट जो लिखे हुए हैं।
शंट या कंपाउंड, शंट या कंपाउंड यूज करते हैं डीसी जनरेटर। ठीक है, अब डीसी जनरेटर से जो डीसी सप्लाई जाएगी, डीसी जनरेटर से जो डीसी सप्लाई जाएगी एक रोटर के ऊपर, तो वो किसके थ्रू जाएगी? स्लिप रिंग के थ्रू। किसके थ्रू? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? फास्फोरस ब्रोंज। फास्फोरस ब्रोंज की क्यों बनाते हैं? तापमान गुणांक क्या होता है इनका? कम होता है। ठीक है, अब स्लिप रिंग के ऊपर डायरेक्ट तो हम लगा नहीं सकते। ठीक है, वैसे स्लिप रिंग से हम क्या ले रहे हैं? स्लिप रिंग से ले क्या रहे हैं? डीसी या एसी? डीसी। अब डीसी के लिए कितने टर्मिनल की जरूरत होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव। एक पॉजिटिव का काम करती है, एक नेगेटिव का काम करती है। सुनील ने क्वेश्चन पूछा था अभी कि कितनी स्लिप रिंग यूज करते हैं। वैसे तो अल्टरनेटर में दिखाई जाती है, कईयों में 2 से 3 दिखाते हैं। वैसे इसकी है ना, इसमें हम मतलब कि जो प्रायोरिटी देनी है वो 2 को ही देनी है, एक पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, एक नेगेटिव के लिए। ठीक है, 2 स्लिप रिंग यूज कर सकते हैं। अब जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग से हम सप्लाई ले रहे हैं, डीसी सप्लाई। ठीक है, तो वो किसके थ्रू लेंगे? इसके ऊपर क्या लगाएंगे? कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। ठीक है, कार्बन ब्रश के यूज करते हैं। तापमान बढ़ने पर ये डैमेज नहीं होते, तापमान बढ़ने पर ये डैमेज नहीं होते है? नहीं, इसकी जगह कोई मेटल यूज कर लो, मेटल घसती चली जाएगी, हीटिंग इफेक्ट आवेगा उसमें, इसमें नहीं आते। ग्रेफाइट या कार्बन, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही रूप है। V साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू यदि 0 है तो जो ईएमएफ जनरेट होगी वो क्या होगी? थीटा अगर 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? 0। पहला केस है ये। सेकंड केस है, यदि थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन 90 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1। तो ई का वैल्यू क्या होगा आपका? मैक्सिमम, BLV। यदि थीटा का वैल्यू है 180 डिग्री, तब साइन 180 कितना हो जाएगा आपका? 0, और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0। नंबर 4 पे थीटा का वैल्यू है 270, तो साइन 270 कितना हो जाएगा? -1, और ई का वैल्यू आ जाएगा -BLV। तो यहाँ से निकल के आती है आपकी 0, 90, 180, 270, दोबारा 360। 360 और 0 बराबर ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे बनती है। ये याद कर लेना, ईएमएफ जनरेट होती है इस फॉर्म में होती है, BLV साइन थीटा। अब L क्या है यहाँ पर? लंबाई है कंडक्टर की। V क्या है? वेग, वेग वेलोसिटी। ठीक है, और B क्या है? फ्लक्स घनत्व। जितनी ज्यादा स्पीड होएगी ना, उतनी वोल्टेज ज्यादा जनरेट होगी। जितनी कंडक्टर की लंबाई ज्यादा होगी उतनी वोल्टेज ज्यादा होगी, और जितना फ्लक्स घनत्व ज्यादा होगा उतनी ही ईएमएफ आपकी है, हाँ, उतनी ही आपकी क्या होगी? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तीनों के। एक चीज और देखोगे अगर ध्यान से, साइन थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है थीटा की वैल्यू, तो आपकी ईएमएफ की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है अप टू 90 डिग्री। अप टू 0 से जब 90 डिग्री की ओर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ये भी खत्म। फिर जो ईएमएफ जनरेट हो रही है ना हमारी, ठीक है, उसकी ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? उसकी आवृत्ति।
वो किस पे डिपेंड करती है, उसके लिए एक फार्मूला है हमारा एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी। ये है किसके लिए, स्पीड के लिए। अगर आवृत्ति के लिए इसी फार्मूले के साथ छेड़खानी करेंगे, एफ इज इक्वल टू एन एस पी बटे 120। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर ध्यान से देखें हम, स्पीड के ऊपर और पोलों की संख्या के ऊपर। यदि पोल की संख्या बढ़ा दी जाए, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको डायरेक्ट, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। यदि मैं स्पीड बढ़ाता हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, पोलों की संख्या बढ़ाता हूं तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यहां से देखेंगे तो जो स्पीड होती है वो किसके समानुपाती होती है, आवृत्ति के। ठीक है, दूसरा विलोमानुपाती किसकी होती है स्पीड, पोल्स की, पोलों की संख्या। ये क्वेश्चन है भाई, ये हमने डायरेक्ट फार्मूले से न्यूमेरिकल निकालना सीख गए, लेकिन ये ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको। ये पी वाला है, बस ये फार्मूला याद रखो, इससे सारी वैल्यू निकल जाएगी। पोल की वैल्यू निकालनी है। हाँ, आ जाओ जी। सबसे पहले आता है हमारे पास जल टरबाइन। जल टरबाइन में कौन सा यूज करेंगे, सैलिएंट पोल, कम स्पीड, पोलों की संख्या ज्यादा। दूसरा नंबर पे आता है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन वाले को टर्बो जनरेटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होती है। टर्बो वो होते हैं जो 3000 या 1500 के स्पीड पे काम कर लेते हैं, उनको टर्बो बोल देते हैं। उसमें किस में यूज होते हैं, स्टीम में भी वही यूज होते हैं और न्यूक्लियर में भी वही यूज होते हैं। उसके बाद डीजल में भी यही है, हाई स्पीड वाले। ठीक है, ये तो थे हमारे प्राइम मूवर के हिसाब से। दूसरा आता है हमारा फेज के हिसाब से। फेज के हिसाब से क्या बनेगा, सिंगल फेज और बहुफेज या पॉलीफेज या 3 फेज बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद घूमने वाले भाग के हिसाब से बताओ, एक तो रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, दूसरा रोटेटिंग फील्ड टाइप। बहुत बढ़िया भाई, आज पहली बार बोल लिया था ना, सीख गया कि नहीं, नाम में बोल दिया, वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद है हमारा एक्साइटर के हिसाब था। एक तो एक्साइटर में हम अलग था जनरेटर लगावा थे, एक उसी की एसी सप्लाई लेगा और उसने रेक्टिफायर में लगाकर डीसी दे देते, यही था ना। एक का नाम था सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरे का कल कराया था एक का तो नाम था सेपरेटली। ये रोटर है, रोटर को हमने डीसी सप्लाई देनी है। एक्साइटर के हिसाब से दो तरीके के होते हैं, एक्साइटर के हिसाब से दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है सेपरेटली एक्साइटेड, इसका नाम था पृथक उत्तेजित लगा लो, उत्तेजक होगा। इसमें क्या करते थे, एक अलग से डीसी जनरेटर लेते थे और उसकी सप्लाई स्लिप रिंग पे देते थे। एक तो ये था। दूसरा क्या था, ये यहां से एसी दे रहा मैं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड। हाँ, हम यहीं से ले लेते हैं, हम ना कहना इसके ऊपर पीछे लाने हैं। ठीक है, और एक बॉक्स होया कर जनरेटर के ऊपर, देखोगे ना खोल का, उसके माथा ना डायोड मिलांगे और ये डायोड क्या करांगे, फिर ना डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ लगा देंगे। ठीक है, दो तरीके के यही हो बस। एक का तो नाम है पृथक उत्तेजक, दूसरे का नाम है स्व उत्तेजक। हाँ, एक्साइटर के हिसाब से दो तरीके के होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसमें फैक्टर, पिच फैक्टर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। पिच फैक्टर में क्या होता है, कोयल की जो साइड्स होती हैं वो कितने से सेपरेटेड होती है, 180 डिग्री से। अगर 180 डिग्री से सेपरेटेड है तो उसको क्या बोलते हैं, फुल पिच फैक्टर। अगर 180 डिग्री से कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट पिच
फैक्टर शॉर्ट शॉर्ट एक हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जा। हाँ ठीक है। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब क्या है, वाइंडिंग को एक खांचे में न डालकर पूरे के पूरे उसमें स्टेटर के अंदर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और इसको दिखाया जाता है केपी से, इसको दिखाते हैं केडी से। इसका वैल्यू केडी का वैल्यू कितना होता है, लेस देन 1। इसको यूज करने से क्या होगा, एक तो जो हीट है उसमें है वो समान रूप से वितरित हो जाएगी। ठीक है। और दोनों की वैल्यू लेस देन 1 यूज करते हैं। दोनों को समायोजित करके एक चीज निकल के आती है हमारे पास। इसमें थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जाती है। हाँ पिच फर्क तो दोनों से पड़ेगा, पिच से पड़ता है ज्यादातर, लेकिन दोनों का समायोजन करके थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है ना। बराबर नहीं है कर दे, किसी की वैल्यू मतलब कि 0.89 हो जाएगी, किसी की 0.8 हो जाएगी, बराबर नहीं रखने। इनकी वैल्यू हम अपने आइडियल रूप में रख लिया करें, दोनों की वैल्यू क्या रख लिया करें, केपी इक्वल टू केडी इक्वल टू 1। ये तो आदर्श में है, ठीक है। ये तो हम वैसे ही मान कर चल रहे हैं ना, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी नहीं होती, लेस देन 1 होती है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। 180 डिग्री सेपरेटेड होती है दोनों साइड्स, 180 डिग्री सेपरेटेड होती है फुल पिच, अगर उससे कम है तो शॉर्ट पिच। और वैल्यू हमेशा इसकी कम रखते हैं, उसकी भी वैल्यू हमेशा कम रखते हैं। उसको यूज करते हैं वाइंडिंग की लोकेशन के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। उसको हर एक जगह वितरित करने से उष्मा का जो फैलाव है पूरे के पूरे स्टेटर में अब एक जैसा होगा। एक खांचे में रख देते तो एक पार्ट गर्म होता, अब सारे के सारा जो स्टेटर है उष्मा जो उत्पन्न हो रही है उससे वो एक समान रूप से वितरित होगी। ठीक है। और दूसरा योक ठीक है। और दोनों का समायोजन करके जब एक अंडर लिमिट्स रखते हैं दोनों को, तो उससे हमारी थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाती है। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, फ्लक्स में बदलाव की दर। ये क्या है, समय में परिवर्तन। ठीक है, तो जो डी फाई है वो क्या दिखाता है आपको, P गुणा फाई, P गुणा फाई। और डी टी क्या दिखाता है आपको, एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय वो किसके बराबर होएगा, 60 डिवाइड बाय n। दोनों की वैल्यू रख देते हैं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P फाई 60 बाय n, तो P फाई n बाय 60। n की वैल्यू तो हमें पता ही है, n बराबर क्या होता है 120 F बाय P। रख दो फिर, P से तो वैल्यू कितनी आ गई 25F। अब जो ये वैल्यू आई है ना सिर्फ और सिर्फ एक चालक की है, कितने की है, एक चालक की। अब जेड चालक के लिए क्या होगी, तो क्या हो जाएगी 25F और जेड। ठीक है, अब जेड इजिकल टू क्या होता है 2T, टर्नों की संख्या, चालकों कंडक्टर की संख्या। हाँ, और वो T क्या है, टर्न, कितनी कुंडलियां। तो ये क्या हो जाएगी 4-5 FT आ गया। अब एक अब लावांगे 4.44। अब हमें आरएमएस वैल्यू ले आनी है, क्या लेके आनी है, और आरएमएस वैल्यू के लिए फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, या ईएमएफ निकल का ईएमएफ जनरेटेड एवरेज। अब ई आरएमएस निकालते हैं, वो क्या आ जाएगी 1. देखो आरएमएस की वैल्यू क्या होती है वैसे, याद है किसी ने,
RMS रूट मीन स्क्वायर क्या होता है? VM बटे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 होगा ना, और फॉर्म फैक्टर क्या होगा? 1.11 होगा। जब आप एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हो ना, और वहां से आपको जरूरत पड़ती है किसकी? अब फॉर्म फैक्टर याद हो किस किस का होता है? ये RMS बटे एवरेज। आ गया? आ गया ना? मेरे को RMS चाहिए, क्या चाहिए मेरे को? तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेता हूं, 1.11 गुणा एवरेज, तो मेरी कौन सी वैल्यू आ जाएगी? तो ये जितनी वैल्यू आने लग रही है ना यहां तक, ये कौन सी है? एवरेज। कौन सी? औसतन वैल्यू है। अब औसतन वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.11 से गुणा करो 4.44 F5T। ये तब है जब हम Kp और Kd की वैल्यू क्या ले रहे हैं? Kp इक्वल टू Kd इक्वल टू 1। और अगर इसकी डायरेक्ट दिखानी है हमें RMS, तो 4 पॉइंट है, क्या कर दिया? कर तो दिया ऊपर 4.44। किस तरह कर ले बात ओडी आनी? Kp Kd आसान है बिल्कुल। कहां से चलना है? चलना यहां से है। इसकी वैल्यू P गुणा 5 आ गई, इसकी वैल्यू 60/n, दोनों ना रख दो वैल्यू, लंब संभव होगा n की वैल्यू रख दोगे 2πf आ जाएगी। या एक चालक की है, किसने की है? अब उस मौके पर तो कितने चालक दे रखे हो, तो जितने चालक है नहीं उस तक मल्टीप्लाई कर देंगे। ये z क्या होता है फिर? चालकों की संख्या। और z बराबर क्या होता है? 2t। जितनी भी टर्न होंगी ना उन्हें मल्टीप्लाई कर दो 2 था। ठीक है, बोलो। कट लिख दिया ए, या है ई एवरेज, ई एवरेज है। ठीक है, अब ये z मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, z इक्वल टू क्या होता है? 2t। यूज किया तो हमारा आ गया 4πft। अभी तक जो भी वैल्यू निकल रही थी वो कैसी निकल रही थी? औसतन वैल्यू। और औसतन से अगर हमें RMS निकालनी है तो औसतन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1.11 से। कहा? यह सारी एवरेज है, यह सारी की सारी एवरेज है, औसतन है यह एवरेज है सारी की सारी। लेकिन हमें कैसी चाहिए? RMS चाहिए। तो RMS के लिए क्या करेंगे? 1.11 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ठीक है, आसान है। नहीं हो तो एक बार और करवा दूंगा मैं, इसने 2 मिनट लगा, बता दियो। अरे जब स्टेप है, स्टेप और कुछ नहीं। ठीक है, d5 बराबर सीधे बता दो P गुणा 5, dt बराबर 60/n, दोनों वैल्यू रख दी तो E एवरेज क्या आ गया मेरे पास? डायरेक्ट लिख दूं 2πf। नु याद नहीं होगा फिर, अब हो जाएगा P5n/60, n की वैल्यू रख दो P5/60 गुणा 120f/P, तो वैल्यू क्या आ गई? 2πf आ गई। ठीक है, ये ई एवरेज चल रही है अभी तक। ठीक है, ये किसकी है? एक चालक की। किसकी है? तो जेड चालक की क्या होगी? जेड से मल्टीप्लाई कर दो 2πf/z, और जेड बराबर क्या होता है? 2t। अब ये एवरेज है, सॉरी, अब ये एवरेज है, हमें कैसी चाहिए? RMS के लिए एवरेज को ऐसे लिखता हूं मैं 1.11 गुणा ई एवरेज, तो क्या हो जाएगा? 4.445ft। यहां पर Kp और Kd का वैल्यू है 1। अगर 1 नहीं लेना तो ऐसे लिख सकते हैं
खत्म, बस। के था MDKT होएगा तो ठीक है, आसान है, मुश्किल तो नहीं लगे मंजिल। रेटिंग हमेशा किसमें होगा इसका, VA, KVA, MVA, क्योंकि यहाँ पर शक्ति गुणांक का फर्क पड़ता है इसलिए V लेते हैं। अगर शक्ति गुणांक का फर्क नहीं होता, जैसे DC में पावर फैक्टर नहीं लेते, तो DC के अंदर क्या होती है वो वाट, KW, MW, ठीक है। तो इसमें रेटिंग क्या होगी इसकी, VA, KVA, MVA में से होंगी, ठीक है। अगला आता है वोल्टेज रेगुलेशन, बिल्कुल आसान है, वोल्टेज रेगुलेशन तो कुछ है ही नहीं, कि बहुत बढ़िया। वोल्टेज रेगुलेशन बराबर है वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड बटे वोल्टेज एट फुल लोड। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, इसका टेस्ट ले आएंगे जाएगा फिर, रेस मरवाएगा, देखेंगे इसका, उर्ले का ध्यान दे। वोल्टेज रेगुलेशन मैं बोलता हूं मेरे पास है ऋणात्मक, कैसा है, ऋणात्मक या शून्य। तो किस केस में होगा, कौन सा पावर फैक्टर होना चाहिए, लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर का नाम क्या है, अग्रगामी शक्ति गुणांक। दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन मेरा क्या है, धनात्मक। तो लैगिंग पावर फैक्टर, हाँ उसमें नो लोड, बिल्कुल बिल्कुल। इस केस में वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा आपका इक्वल या लेस देन 1 रहेगा, नहीं जीरो या लेस देन 0। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 से ज्यादा ही होता है वैसे, इसमें 1 से अधिक, 1 से अधिक रखा देख लो, नो लोड पे वोल्टेज हमेशा ज्यादा होता है एक्चुअल में, ठीक है। मान लेते हैं V नो लोड कितनी है हमारी, यहां ले लेते हैं, V नो लोड दे रखी है 230 और V फुल लोड है 220, ठीक है। मैं रख देता हूं वैल्यू 230 माइनस 220 बटे 220 गुणा 100, कितना हो गया, 10 बटे 220 गुणा 100, लगभग 5% के आसपास आ जाएगा, लगभग 5% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस केस में होगा, ये हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर में ही होगा। दूसरी एक और बात है, V नो लोड हमेशा ज्यादा होगी अगर फुल लोड से, तो आपका कौन सा पावर फैक्टर होगा, लैगिंग पावर फैक्टर। अगर V नो लोड आपकी कम पड़ जाती है फुल लोड से, तो ये कब होगा, कौन सा, लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है।
टू